मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज हम बात करेंगे एक बदलती हुई सियासत की तरफ जो कुछ इशारे मिल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान और को चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ने पंजाब का रुख किया और बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात की जिससे कि इशारा कुछ इस तरफ मिलता है कि शायद कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि आगे एक कोalition पीपल्स पार्टी, पीएमएलक्यू और दीगर उन जमातों की जिनसे पीपीपी कुछ मुंसलिक है, लाइक एएनपी, और फिर कुछ ऐसी जमातें हैं जो पीएमएलक्यू से मुंसलिक हैं, बाप की तरह शायद, कि जहां ये सब कुछ को मिला के कोई आगे प्लान बन सकता है या नहीं। इस पे हम बात करेंगे कि जरदारी साहब की इस वक्त पंजाब में क्या पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने का ये एक अमल है या फिर कुछ इस तरह से जो है डील कोई बनाने की बात है कि कल को इलेक्टेबल्स को मिला के कोई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ रुख किया जाए। इस पे हम बात करेंगे शुरू में, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर कायरा साहब जो कि बहुत सीनियर लीडर हैं पंजाब के पीपल्स पार्टी के और हमारे आज के टॉपिक के लिए सबसे मौजू गेस्ट भी हैं। कायरा साहब, आप बताइएगा सर कि जरदारी साहब की इस विजिट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था? शुक्रिया हैदर भाई। जरदारी साहब ने विजिट किया पंजाब का, बहुत अरसे से ये ड्यू था बिकॉज ऑफ कोरोना ये डिले हो गया। चेयरमैन साहब भी जितना वहाँ विजिट करना चाहते थे और जितनी हमारी ज़रूरत है पंजाब में इस वक्त पार्टी की जो सूरत हाल है यकीनन हमारे लिए भी बड़ी परेशान कुन है और इस पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। तो हम तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि टाइम निकल पाए, लेकिन कोरोना की वजह से वो डिले हो गया और अब जो ही थोड़ा हालात बेहतर हुए हैं तो वो तशरीफ लाए थे। मजीद आएंगे, बिलावल साहब भी आएंगे, वो भी आएंगे और आके बैठेंगे, लोगों से रब्ते करेंगे, पार्टी के कैडर्स से भी करेंगे, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से भी करेंगे और मुमकिन इत्तेहादियों से भी करेंगे जिन लोगों से हमारा माजी में इत्तेहाद रहा, मुस्तकबिल में पॉलिटिक्स हो सकती है। तो जब आप किसी खास मसले का शिकार होते हैं उसके कई अमकानी पहलुओं पे आप गौर कर रहे होते हैं, उनको सामने रख के आप अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं। उसमें इत्तेहादियों की पॉलिटिक्स भी है, उसमें इलेक्टेबल भी है। अब क्योंकि इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जमातों को इतना कमजोर कर दिया गया है कि इलेक्टेबल्स के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करना पड़ता है जमातों को, जो अनफॉर्चुनेट है, जो कभी भी मुल्क के लिए और जमहूरी अमल के लिए बेहतर नहीं है। जमातें मजबूत होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इलेक्टेबल की नहीं। लेकिन इस वक्त है तो जरदारी साहब विजिट करके गए, फिर आएंगे इंशाल्लाह, वो आते रहेंगे। हमने कहा जी कीप ऑन विजिटिंग, और अभी बिलावल साहब भी जाएंगे। तो हमारी तो ये जरूरत है, बिल्कुल है, और हमें इस पे अमल दरामद करना चाहिए। कायरा साहब, देखिए पंजाब में जाहिर है पीपल्स पार्टी की अभी वो पोजीशन नहीं है जो हमेशा से रही है और जाहिर है कि इसके पीछे कई वजूहात होंगी, उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। पंजाब के अवाम के साथ मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त बिलावल या जरदारी साहब उस तरह जुड़ते हैं जिस तरह बेनज़ीर साहिबा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुड़ते थे। यहाँ पे आप लोगों का भी बड़ा एक कलीदी किरदार है जो ऑन द ग्राउंड है और यहाँ की सारी सियासत भी समझते हैं। तो पहले तो पीपल्स पार्टी को रिवाइव किस तरह किया जाएगा? क्या लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट की अब हम बात कर रहे हैं या फिर इसी तरह से जो है वो पार्टी की अंदरूनी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा देखेंगे या फिर एलाइज और इलेक्टेबल्स के जो है वो बलबूते पे कोशिश करेंगे कि कोई कोलिशन बन सके? मतलब आपका प्लान ऑफ एक्शन पंजाब में पीपल्स पार्टी को रिवाइव करने के हवाले से क्या है? देखिए, मल्टीपल ऑप्शंस होंगे ना, किसी एक ऑप्शन पे तो नहीं हो सकता। अब उनके ज़हनों में भी बात होगी, लेकिन जो अमूमी तौर पे समझ में आती है, पहले नंबर पे तो आप अपनी जमात के जो कमजोरियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोग हमारे अपने हैं, पहले तो आप उनसे राब्ता करेंगे और जो कोई बंदा फर्ज करेगा मेरी वजह से नाराज है या किसी वजह से हालात से बददिल होकर साइड पे हुआ बैठा है, उसको अप्रोच करेंगे। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि जिस घर पे मेरे नाना का झंडा था उस घर में मैं जाऊंगा, मैं उस तक रसाई हासिल करूंगा। और फिर ये है कि आप अपने इत्तेहादियों से भी मिलेंगे और जो लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के चले गए, उनको मजबूर कर दिया गया कि वो पीपल्स पार्टी छोड़ दें, उनकी वापसी के लिए भी रास्ते खुलेंगे। और भी लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे क्योंकि दो जमातों के अंदर तो सारी लोगों की जगह नहीं होती। तो ये जो एक मल्टीपल ऑप्शंस का एक फार्मूला है, इसी पे काम होगा।
और उस पर डायरेक्ट राब्ता भी है, डायरेक्ट कारकुनों से राब्ता भी है, उनके साथ मुलाकातें भी हैं, उनको जो बैकअप करना, इलेक्टेबल्स को वापस हासिल करना और जो है वर्करों को मुतहर्रिक करने के लिए एक बड़ा जो है वो मुफीद जो है वो फॉर्मूला ये होता है कि आप ये उनको बावर करा सकें कि अगली दफा जो है वो फिर जरदारी हो सकता है। और उसमें दो फिर पिलर्स हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत के, एक तो अवाम है और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है कि तो कहीं ना कहीं आप किस तरह इलेक्टेबल्स को बावर कराएंगे। एक तो अवामी सतह पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका वोट है कि इलेक्टेबल आपकी तरफ आए, और दूसरी तरफ आपका गो अहेड है कि इलेक्टेबल आपकी तरफ आए। सियासत तो कुछ अब इस तरह की हो गई है, हाइब्रिड किस्म की। तो पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए ये भी लेकिन जरूरी है कि आप अवामी सियासत पंजाब में फिर से करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हाइब्रिड सियासत अगर हो गई है तो ये नेगेटिव है, ये नहीं होनी चाहिए। इससे मुल्क का फायदा नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। और इस मुल्क की जो रवायती सियासी जमातें हैं उनको ये बात समझने की जरूरत है। इक़्तिदार यकीनन सियासी जमातों का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन सिर्फ इक़्तिदार नहीं होता, उन्होंने अपने सियासी अमल को भी देख के चलना है। हमने जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है या पॉलिटिक्स के अंदर गलत रवायतें जो परवान चढ़ गई हैं उनको भी देखना है। देखिए ना, 2002 में हमारी जमात के कोई 21-22 लोगों को तोड़ दिया गया, उनको तोड़ के पैट्रियट बना दिया गया। 2018 में फिर हमारे जमात के लोगों को तोड़ के पीटीआई में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह के जो अमल होते हैं, किसी एक जमात को अगर आप टारगेट किए रखें 1977 से लेके ऑनवर्ड, तो फिर उसके ऊपर कीप ऑन हैमरिंग, ना सिर्फ मीडिया कैंपेन बल्कि उनके ऊपर केसेस भी हों, लीडरशिप के ऊपर भी इल्जामात भी हों, उनकी जिंदगियों को थ्रेट्स भी हों, कत्ल भी हों। ये सारा कुछ करने के बाद अगर एस्टेब्लिशमेंट भी ये मैसेजेस दे तो यकीनन वो जमात कमजोर पड़ जाती है और उसको अपना वजूद बहाल रखना मुश्किल होता है। पीपल्स पार्टी के कारकुन का कमाल है कि उसकी कमिटमेंट जो है भुट्टो के साथ, अपने नजरिए के साथ, वो इतनी आला है कि बावजूद तमाम तर कमजोरियों के वो अपनी जगह खड़ा है। और इस वक्त हमारा जो मेजर ऑब्स्टिकल था वो ये था कि लोगों को एक उलझावे में रखा गया, लोगों को एक फॉल्स होप दी गई इमरान खान साहब की सूरत में कि वो आएंगे, चेंज आ जाएगी, नया पाकिस्तान बन जाएगा, सारा मेरिट हो जाएगा, लूट मार का निजाम, करप्शन खत्म हो जाएगी। तो लोगों ने देखा कि एक तरफ तो करप्शन बढ़ गई, जो मैं नहीं कह रहा, सारे इंडिकेटर्स कह रहे हैं, सारे इदारे कह रहे हैं, खुद हुकूमत मान रही है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गई, तीसरी तरफ इकोनॉमी के अंदर श्रिंक आया, लोगों के जॉब्स कम हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ा है। पिछले 3 साल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। सो ये लोगों को सामने आ गया कि ये जो एक उलझावा था, एक शराब था जो दिखाया गया लोगों को कि इमरान खान साहब आएंगे तो बाहर से पैसे भी आ जाएंगे, टैक्स भी बढ़ जाएगा, चीजें भी सस्ती हो जाएंगी, तेल भी सस्ता होगा, गैस भी सस्ती होगी, बिजली भी सस्ती हो जाएगी, और बाहर से लोग आके यहाँ रोजगार कमाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये ख्वाब लोगों को यकीनन अट्रैक्ट किए, लेकिन अब लोगों ने देख लिया। हम तो कह रहे थे कि झूठ है, ये नाकाबिले अमल है, लेकिन अब लोगों को प्रैक्टिकली ये उनके ख्वाब टूटने जरूरी थे, जो खान साहब ने तोड़ दिए बड़ी जल्दी। तो अब उसके बाद हमारी जो स्पेस है वो अपनी जगह मौजूद है, विल रीगेन दैट। और इस बात का इलेक्टेबल्स को भी अंदाजा हो गया, लोगों को भी अंदाजा हो गया। कारी साहब, 2 तरह के वोट हैं पंजाब में इस वक्त, एक नवाज शरीफ का वोट है और एक एंटी नवाज शरीफ वोट है। आप पीडीएम में जब नवाज शरीफ के साथ नजर आते हैं तो सेकंड फिडल है, जाहिर है आप और पहले की तरह जो है वो वोट आपको तो नहीं, फिर नवाज शरीफ को ही पड़ेगा अगर आप उनके साथ हैं। और अगर आप उनके खिलाफ हैं तो फिर जो उनके खिलाफ वोट है उसमें आप कैंडिडेट बन जाते हैं और पीटीआई से मुकाबला करते हैं। तो एक तो ये कुछ डायनामिक्स हैं पंजाब की और आपकी सियासत की इस वक्त, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आपका क्योंकि इस वक्त कम से कम पंजाब की आवाम के साथ वो वाला राब्ता नहीं है जो पीएमएल नून का है, तो लिहाजा अगर वोट को इज्जत मिल गई और हाइब्रिड रेजीम या कोई कहीं इलेक्टेबल वाली सियासत ना चली तो फिर तो पीएमएल नून से अच्छी खासी भारी शिकस्त आपको हो सकती है। तो इस वक्त ये 2 इश्यूज हैं, इनको किस तरह आप डील करेंगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन अभी वो नहीं है पंजाब में जो बेनजीर साहिबा के वक्त थी। बिलाशुबा ऐसे ही है, मैंने कहा चैलेंज है, लेकिन उसके बाद बेनजीर साहिबा के बाद बहुत हद तक हमारी जमात को और तोड़ने की भी कोशिश की गई है, दबाव बढ़ाए गए हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई है।
दूसरी गुजारिश ये है कि पीडीएम को हमने नहीं छोड़ा, न ही इस्तीफों का मामला उसकी रुकावट बना। इस्तीफों का मामला आखिरी ऑप्शन था और उसमें हम बिल्कुल तैयार थे। हमारा सिर्फ ये इशू था कि उससे पहले भी एक ऑप्शन था जो लिखा हुआ तहरीरी ऑप्शन है और यही तय हुआ था कि इस्तीफों का ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है। उससे पहला ऑप्शन था कि इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और हम ये कह रहे थे कि वो तहरीक लाएं और हम तहरीकें कामयाब कर सकते हैं, लेकिन वो तहरीकें नहीं लाई गई और मुस्लिम लीग ने बाद में वादे कर दिया कि वो इस हुकूमत को नहीं हटाना चाहते। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि ये हुकूमत 5 साल चले, मेरी ख्वाहिश है। वो तो आपके छोड़ने के बाद साहब ने उनकी ख्वाहिश नहीं थी। नहीं थी। मैंने पहली बात तो सुनिए, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैंने पीडीएम नहीं छोड़ा। ये उनका अपना ख्वाब था जो उनके अपने अंदर से निकला, मेरी वजह से नहीं है। क्या गुनाह कर बैठा था मैं पीपल्स पार्टी कि वो 3 वोट जो जिनकी वजह से मैं मेंबर नहीं बना, मेरी मेंबरशिप 26 वोटों से है जो मेरे अपने हैं। एक मेंबर जो मुस्लिम लीग का है मेरे साथ आया, उसके साथ 3 मेंबर आ गए, ठीक है। उनकी वजह से क्या उनके पास भी 26 वोट थे, हमारे पास भी 26 वोट थे। आप मीडिया वाले दोस्त जानते हुए भी इस बात को उस तरह नहीं लेके आते। हाँ, अब बात ये रही ये कि तासुर लोगों को ये मिला कि असल में जो उसूल है वो मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ ना मेरे भाई। देखे हैदर भाई, देखे गुजारिश ये है, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, तासर की बात की। मैं तो रियलिटी सामने रख रहा हूँ। 26 वोट उनके, 26 हमारे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमने नोटिफाई होना था। मेंबर आ गए इनके, उन्होंने कहा जी मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ, बिस्मिल्लाह। उनके साथ ठीक है, आपके 3 मेंबर्स आए, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन उनकी वजह से हम लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बने हैं। और ये बिल्कुल एक प्लान करके पीपल्स पार्टी को इस तरह ट्रैप किया गया। बट थोड़ी इस बात मेरा ख्याल आपके पास वक्त कम है, मैं उस तरफ जाता हूँ। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी के कहने पे पंजाब में अदम एतमाद नहीं किया, हम जहांगीर तरीन साहब के कहने पे भी नहीं करेंगे। जुबैर उमर साहब ने 2 दफा कहा, 3 दफा कहा, 4 दफा कहा कि ये हुकूमत हमें सूट करती है, हमारे लिए बेहतर है, हम क्यों इसको हटाएं। राना तनवीर साहब ने कहा हम क्यों इसको हटाएं, हमें ये सूट करती है। ये तो मुस्लिम लीग का एक डिक्लेयर्ड एजेंडा है। हमें तो बाकायदा एक सूरत हाल में मुफ्त में फंसा के, हमारे ऊपर एलिगेशन लगा के हमें हटाया गया, हमें सूरत हाल में डाला गया। लेकिन मियां साहब का भी जो सूरत हाल है वो भी लोगों के सामने आई। वो क्या है, पीटीआई क्या है, हम क्या हैं। और अब यकीनन पीपल्स पार्टी ने, अगर हम पीडीएम में भी होते तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने थे। आज भी हमने अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ने हैं, लेकिन हम इस मुल्क के अंदर आईनी हुकूमत की बहाली के लिए हर मुमकिन तावन जो है वो पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो पार्लियामान के अंदर भी करते हैं, लेकिन उसका मकसद हमारी सियासत का इकट्ठा होना नहीं है। ठीक है, अज़मा बुखारी साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया और कमल शोजब साहबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अज़मा बुखारी साहबा, आप तो बड़ी शेरनी है, आपको पता है कि मैं तो आपकी खास इज्जत करता हूँ। और आज का मुझे जरा पूछने पर, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि ये आप हाथ पैर जोड़ने वाली सियासत में कहाँ पड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पता नहीं हाथ पैर जोड़ने वाली सियासत आपको कौन से पॉइंट पे ऐसी लगी जिसपे हमने तो किताबें खा ली भाई। हमने तो हैदर साहब, हमने तो इनका तमाम फाशिज्म आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। आज भी हमजा साहब को जो है वो नए नोटिस जारी हुए हैं उसी शुगर स्कैंडल के अंदर, जिसके अंदर जहांगीर तरीन को एनआरओ देकर जो है वो बजट पेश किया गया था। सो हम तो आज भी भुगत रहे हैं और उसी केस के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी नैब रेफरेंस दे चुका है, उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो रही है। उसी केस पे दोबारा एफआईए जो है ठीक है, आपकी सारी बात देखें। मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ कि देखें, शहबाज शरीफ साहब के बाद तासुर ये मिल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इवन मफाहमत को अथॉरिटेटिवली लेके नहीं चल रहे, लोगों को साथ लेके उस तरह नहीं चल रहे, उस तरह की लीडरशिप नहीं दिखा रहे। मफाहमत के लिए भी देखें लीडरशिप तो चाहिए ना। तो ये शहबाज शरीफ साहब जो इतने अथॉरिटेटिव चीफ मिनिस्टर थे, 8 मिनिस्ट्रियां खुद चलाते थे, 18 घंटे काम खुद करते थे, एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, उनकी फाइनेंशियल इश्यूज और केसेस की मैं अभी नहीं बात करता, बट काम के आदमी थे। यहाँ पे उनकी वो लीडरशिप क्यों नहीं नजर आ रही?
देखिए हैदर, मुझे नहीं समझ में आया कि आपने लीडरशिप उनको कहाँ, पहले तो वो अभी जेल से रिहा हुए हैं कुछ महीना 2 महीना पहले। एक 2 दफ़ा उनको जेल में रखा गया और उसके बाद वो हर तरह, देखिए ऑपोज़िशन में काम करने का एक अपना अंदाज़ होता है और हुकूमत में वज़ीर आला होते हुए, वज़ीर आज़म होते हुए काम करने का एक अपना अंदाज़ होता है। और साथ सबको साथ ना लेके चलने वाली बात तो बिल्कुल शहबाज साहब पे नहीं आती। बल्कि ये तो ज़्यादा कहा जाता है कि शहबाज साहब जो है वो ज़्यादा जो है वो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के साथ जब हमारे हालात ख़राब हो रहे थे और उसके अंदर वो शहबाज साहब ने अपनी बीच में बात है आकर उनकी, पार्लियामेंट के लिए हम जानते हैं वो माइक्स को हाथ से जो है वो सारे माइक्स गिरा देते थे। बड़ी बात थी उनकी, घसीटने की बातें करते थे। अब घसीटे क्यों जा रहे हैं? नहीं, घसीटे नहीं जा रहे हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। वो ये ज़रूर है कि वो तमाम फ़ाशिज़्म का एक बहुत बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए और ये समझने की ज़रूरत है। वो बात तमाम तर सम केसेज़ उनकी उनकी बहू उनकी बेटियों के खिलाफ, उनके उनके सारे खानदान के खिलाफ और एक ही फैक्ट्स के ये ऊपर। बात अब आप दोनों वकील हैं, एक ही फैक्ट के ऊपर मुझे बताइए क्या 2-2 केस हो सकते हैं? क्या एक ही जो है वो और फैक्ट्स के आज ऊपर 10-10 वकील इन्वेस्टिगेशन हैं, हो सकती हैं? ये हो रहा है और वो बर्दाश्त कर रहे हैं और वो उसको फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें उन पे केसेस तो बहुत हैं, बेतहाशा प्रेशर है उन पे, जेल में भी वही रहे हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन उससे फिर अज़मा मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि उनकी क्या जजमेंट क्लाउड इस बात से तो नहीं हो रही कि इलेक्शन के करीब कहीं वो नाअहल ना हो जाएं? ये उनके केसेस उनकी जजमेंट को, लीडरशिप को क्लाउड तो नहीं कर रहे कहीं? ये प्लान हो सकता है, यकीनन हुकूमत का प्लान हो सकता है। उनको वैसे भी मैच फिक्स करके अंपायर के साथ खेलने की आदत है और इनका वो वही हाल है कि सारे नाअहल हो जाएं और फिर ये अकेले जो है ये अहल बीच में सादिक और अमीन सिट करें। तो वो तो बिल्कुल हमें इसका अंदाजा है और हम जानते हैं कि इलेक्शन से पहले अब ये जो है ये दोबारा एक नई मूव जो है वो चलाई जाएगी, बनाई जाएगी कि दोबारा से जो हमारे तमाम लीडरान जो हैं वो आला अदालतों से जो है वो वर्डिक्ट्स लेकर इस वक्त जो है वो हाउसेस के अंदर भी और पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद है। लेकिन एक दोबारा विशिष्ट सर्कल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दोबारा आप देखिए ना, वो जो जिन्होंने जान अल्लाह को देनी थी लेकिन उन्होंने सबूत नहीं दिए और आज तक नहीं बताया कि राना सनाउल्लाह पर जो हिरन डाली थी उसका किसी ने आज तक पता किया, पूछा उनसे? उनका गिरबान पकड़ा जाना चाहिए ना उस वजीर साहब का कि आप किसी के ऊपर एक नाजायज केस कैसे बना ये सकते हैं। तो कमल इन्होंने साहबा तमाम नाजायज केस साहिबा के पास जाना है। आजमा ये बस बताती चलें, आप क्या इस बात पे यकीन रखती हैं कि पावर टॉक्स टू पावर, मफाहमत के लिए थोड़ी मज़ाहमत भी करनी होती है, शायद साथ साथ करनी होती है। आप लोग सिर्फ मफाहमत कर रहे हैं और वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से शायद नहीं कर रहे। आपके ख्याल से ये इस वक्त कहानी कुछ गलत नहीं जा रही? कमाल है ना हैदर, मतलब बार-बार शहबाज साहब की फैमिली के ऊपर केसेस दर्ज हो रहे हैं लेकिन वो मुफाहमत कर रहे हैं। बार-बार जो है वो उनकी मीडिया ट्रायल किया जा रहा है लेकिन वो मुफाहमत कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बताता हूँ क्यों, किताबगर्दी हो क्योंकि रही है, मफाहमत उनके जिससे ऊपर कर रहे हैं वो थोड़ी किताबगर्दी हो रही है, उनके वो साथ जिससे किताबगर्दी हो रही है, वो उनके नहीं केस साथ डाल। तूफान बदतमीजी बर्पा करके इवन उनको तकरीर करने की जो है वो इजाजत नहीं दी जाती है, तो वो मुफाहमत कर रहे हैं। पता नहीं वो कैसी वो कैसी बात वो मुफाहमत बात है। बात वो बात तो ठीक है कि वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ था शहबाज शरीफ साहब के साथ। बहुत अनफॉर्चुनेट था और आई थिंक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर स्पीकर के खिलाफ इस बात पे नहीं ला सकते आप लोग तो बहुत ही अफसोस की बात है। बहरहाल कमल साहिबा आपसे भी अब बात शुरू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि इस वक्त पीडीएम की थोड़ा हल्का पड़ने के बाद कोई एज सच ऑपोजिशन से डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं नजर आती। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो बजट सेशन में भी नहीं जाते, लेकिन अंदरूनी तौर पे जहांगीर खान तरीन साहब के पहले लोग थे, वहां कुछ लगता है आपने एनआरओ दे दिया, वो बात थोड़ी सी अभी ठंडी हो गई है। पहले तो मैं पूछूंगा कि एनआरओ आपने दे दिया है, जो बजाय लगता है कि आपने एनआरओ दे दिया, तो एनआरओ वहां दे सकती हैं आप, कहीं और कहती हैं एनआरओ नहीं देंगे। और दूसरी तरफ जो आपके अपने एमएनए एमपी हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, वो कितने इस वक्त खुश हैं हुकूमत से, और वो आप कितने वल्नरेबल हैं विद इन योर ओन पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले मैं ज़रा जो बात कर रही हैं अगर इजाज़त देंगे तो उसी पे तबसरा करते हुए आपके सवाल का भी जवाब दे देती हूँ। जी जी जरूर। इन्होंने कहा कि जी इनको
इनको सबको नाअहल करा के तो अकेले लड़ना चाहते हैं। मुझे इन्हीं के बयानात वो याद आ रहे हैं कि जी बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, कमर में दर्द, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, नैब के सामने खड़े होकर बयान नहीं दे सकते, अदालत में पेश नहीं हो सकते। आई डोंट नो, इलेक्शन तक तो 2 साल अभी और भी रहते हैं, तो अगर इतनी बुजुर्गी है, बीमारी भी है, लंदन भी जा रहे थे, आपको शायद याद ही होगा, तो इलेक्शन लड़ने के लिए सारे सुपरफिट कैसे हो जाते हैं। दूसरी बात, तकरीर बिल्कुल हुई और 3 दिन तक चली, और अगर क्लिप्स हमारे पास मौजूद है, क्योंकि मैं उनमें शामिल हूँ जिसके कंधे पे आके किताब रख के मारी गई थी, लगी नहीं थी, तो इनके अपने क्वार्टर्स के अंदर जो मरियम नवाज का कैंप है, वहां से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ। वो खुद नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब तकरीर करें, और इस वजह से इनकी आपस में जो डिवीजन है वो भी नजर आ रही है। तीसरी बात, ये किसने कह दिया? जी मैं 1 मिनट अगर बात कंप्लीट, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, 2-3 लोग हैं जिनमें इनके अली गौहर साहब हैं फैसलाबाद से, उनको आके कान में कुछ कहा, इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बाद उन्होंने गाली गलोच शुरू की, जिसके बाद ये सारा मसला खराब हुआ। तीसरी बात, तो मरियम नवाज आपने कहा जी पीडीएम, मरियम नवाज मैं अभी बताने लगी हूँ। देखिए पीडीएम की आप बात कर रहे थे और एग्रेसिव आप कह रहे थे कि लीडरशिप चाहिए, इवन अगर मफाहमती पॉलिटिक्स भी करनी है, तो मैं उस पर आपको बता दूं कि पीडीएम इज हिस्ट्री। पीडीएम का सारा वजूद बना था सेनेट के इलेक्शन को टारगेट करते हुए। पीपल्स पार्टी ने बहुत क्लेवरली प्ले किया और उन्होंने मरियम नवाज की ना तजर्बाकारी को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया, आराम से उनसे वोट्स भी लिए, उनको अपने बहला फुसला के अपने नैरेटिव पे भी लाए, इलेक्शन भी लड़वाए, बाय इलेक्शंस में भी गए, सेनेट की सीट भी जीती। उसके बाद जो उन्होंने करना था, अपोजिशन लीडर भी अपने बंदे को बनाया, और उसके बाद अब आप देख लें, इनके लोग तो नून लीग वाले अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें स्टैंडिंग कमेटीज में हमें ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, उस पर भी वो बात नहीं आ रही। और पीडीएम उसके बाद आप देख लें खत्म हो गई है। पीडीएम के लोगों का, अगर शहबाज शरीफ साहब अपने एज अपोजिशन लीडर अपने घर में लोगों को इशाइये पे बुलाते हैं, तो मरियम साहिबा ट्वीट कर देती हैं कि इन लोगों का पीडीएम से कोई लेना देना नहीं है। यानी आप यहाँ से डिवाइड देख लें, तो आप जो कह रहे हैं कि एग्रेसिवली वो लेके चलेंगे, कैसे चलेंगे? आप बजट में, मैं बैठी रही हूँ, मैंने पूरे बजट के सेशंस अटेंड किए हैं, जिस वक्त कट मोशंस हो रहे थे और फाइनल कट मोशंस चल रहे थे, उस वक्त 80 में से 14 मेंबर सिर्फ नून लीग के प्रेजेंट थे, 70 लोग गायब थे। यहां से आपको अंदाजा लग रहा है कि ये कोई रेजिस्टेंस या कोई इस किस्म की मूवमेंट कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। दूसरा, आपने कहा कि जी एनआरओ, जब आपने काउंटिंग एक दफा देखी 138 लोग वर्सेस 172, हमें जरूरत है किसी को एनआरओ देने की? इनके तो शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं वोट वाले दिन मौजूद थे, तो आप बाकियों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारे एमएनएज एमपीएज हमारे साथ फुली अलाइंड है, उनके हलकों में काम भी हो रहे हैं, बाकी भी अब पॉलिसीज आपने देखा है, जो ग्रोथ रेट आया है, जो बाकी चीजें, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। वो जो अगर किसी को कोई डिसअपॉइंटमेंट थी वो खत्म हो गई हुई है, काम बढ़ना शुरू हो गया है। और वजीर आजम ने अपनी तकरीर में ओपनली बताया कि जो मुश्किल टाइम था वो हमने गुजार लिया, अब आगे हमारा अच्छा टाइम ही है। और इसी बात से ये सारे डरे हुए हैं। इसी बात का रिएक्शन था जरदारी साहब का पंजाब में विजिट करना और नाकाम होकर वापस चले जाना। और अभी उस सिक्योरिटी की मीटिंग में भी मैं मौजूद थी, 8 घंटों में सबसे आखिरी थी जो गई थी, क्योंकि मोबाइल मेरा मिल नहीं रहा था। तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा और कानों से सुना है, और मैं अंदर का सारा अहवाल जानती हूँ कि वहाँ सवाल क्या हो रहे थे और जवाब क्या चल रहे थे। तो अभी ना किसी को एनआरओ मिला है और ना हमें अंदर अपने किसी बंदे को एनआरओ देने की जरूरत है। ये बहरहाल अगर 25 अरब रुपया हमजा शहबाज शरीफ के पास आ जाए और उनसे पूछा जाए कि कैसे आया, और वो कहे पता नहीं, मैं तो बहुत बिजी था, मुझे पता ही नहीं चला। तो अगर ऐसा पता नहीं चल के लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, तो मेरे और आपके अकाउंट के नंबर भी हाजिर हैं, फिर मेरे ख्याल में बता देना चाहिए हमें भी ओपनली कि ये अकाउंट भी है, हमें भी ना पता चले, आप भेज दें। इस तरह तो नहीं होता किसी स्टेट में। आप इतने बड़े लीडर हैं, आप पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हैं, और आपको आपकी लाइल्मी के सदके हम जाएं, तो ये अपना हाउस करेक्ट करें, अपनी चीजों को करेक्ट करें। इन्हीं अदालतों से आपको रिलीफ मिला है, इन्हीं अदालतों से। लाहौर हाई कोर्ट को हम तो नहीं कहते कि वो कंट्रोवर्शियल है या वो बाइस्ड है, आप वहां अपना मनी ट्रेल दें और अपनी जान छुड़ाएं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप वहां पे टाइम हमारा भी जाया कराएं। एक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे और इन सारी बातों का जवाब अज़मा बुखारी साहिबा से लेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अज़मा बुखारी साहबा, यही लगता है कि लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये परसेप्शन कि शायद मरियम नवाज डिफरेंट पेज पे हैं, शहबाज शरीफ डिफरेंट पेज पे हैं। इस तासुर को आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ख़त्म किया जाए, और जिसकी एक कड़ी ये हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, उनको सिक्योर फील करना चाहिए, और मरियम नवाज जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और स्टार हैं आपकी, उनको एम्प्लॉय करना चाहिए और उनको पार्टी में पॉलिसी मेकिंग और बाकी चीजों में शामिल करके सिर्फ एक बिलबोर्ड या कैंपेनर की तरह नहीं, बल्कि एक इज्जत देके उनको जिस तरह की वो लीडर अपने आप को अब साबित कर चुकी हैं, उस स्टैचर के हिसाब से इन्वॉल्व करना चाहिए। अब ये चीज जब हो जाएगी तो ये बातें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये चीज अभी होती नजर नहीं आ रही और लिहाजा ये बातें चल रही हैं। तो ये तासुर को किस तरह आप डिस्पेल करेंगे? ये तासुर तो चलते रहेंगे जी, हम तंग आ गए हैं और अब बोर हो गई है ये स्टोरी बहुत, अब इसमें मजा नहीं है, तो ये इस पे मैं बात नहीं करना चाहती। लेकिन कमल पे मुझे आज हैरत है कि इतने गलत फैक्ट्स जो हैं वो कमल ने आज बयान किए हैं कि मैं हैरान हो गई हूँ। कमल को अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बदलनी चाहिए। पहले तो ये है कि कहीं पर शहबाज साहब ने ये नहीं कहा कि वो बीमारी की वजह से कहीं पेश नहीं हो सकते। इन्होंने जहां जहां बुलाया, जैसे जैसे बुलाया, वो हर जगह पेश हुए और उनको उनका अपॉइंटमेंट था। लेकिन जाहिर है खौफ बहुत है शहबाज शरीफ का, वो खौफ सर चढ़ के बोल रहा है। एनआरओ नहीं दे रहे वो बेचारे, लेकिन बजट जो है पेश नहीं कर सके थे जब तक जहांगीर तरीन को उसी शुगर स्कैंडल के अंदर जो है वो एफआईए ने एनआरओ नहीं दे दिया। ये कहते कि हमें गिरफ्तारी की जरूरत भी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो हमने गलती से बना लिया था। दूसरा इतना गलत फैक्ट जो है वो खुद नेशनल असेंबली में कह रही है मौजूद होती हूँ और 138 वोट निकले। मुझे ये बताइए अगर 70 मेंबर बीपीएमएलएन के नहीं थे तो 138 वोट बन कैसे गए? जरा इससे इनका अंदाजा लगा लीजिए, इनकी मालूमात का और कैलकुलेशन का, कि हमारे जो है वो 12 मेंबर नहीं थे जिनको उन्होंने, ये खबर आई थी मीडिया पे एक दफा, लेकिन वो चूंकि फॉल्स खबरों पे ही इनका नैरेटिव बिल्ट होता है तो वो जाहिर है उनको असल खबर तक जो है वो पहुंचना इनके लिए मुश्किल नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि जो अभी बहुत सारी इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जो बहुत अच्छा बजट आया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। जिस दिन 15 को जो है वो 14 को बजट पेश होता है, 15 को फिर उसके बाद जो है वो पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए, और अब जो है वो कल इजाफा जो है वो 2 दिन पहले फिर हो चुका है। और बिजली की कीमत में भी आज बाय द वे नेपरा ने 2 रुपए 90 पैसे जो है वो इजाफा करने की जो IMF की शर्त थी, जिसके ऊपर सारा बजट निगोशिएशन चल रही थी, जो वजीर खजाना ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वो उन्होंने IMF के सामने आज जो है वो विड्रॉ कर लिया है और नेपरा ने मंजूरी दे दी है। अब जो वो लोहारी अदालतें और फलानी अदालतें और हमारे जितने भी केसेस, जब भी हमें कोई रिलीफ मिला है उसके ऊपर इन्होंने जो जो ट्रेंड चलाए हैं, जो जो गुफ्तगू और ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं। और जहाँ तक हमजा शहबाज शरीफ साहब की बात है, ठीक है। अच्छा अज़मा साहब, ये आखिरी पॉइंट भी उसी डिसइंफॉर्मेशन का और प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा है कि वो मीडिया ट्रायल के लिए वो खबरें लीक की गई, जिसको हमने बाकायदा तौर पर जिसकी हमने तरदीद भी दी और चैलेंज किया कि ये बात गलत है, ये झूठ है, लेकिन आज फिर वो प्रोपेगेंडा सेल और वही बातें जो है वो करके नंबर टांगने की कोशिश की जाएगी। पिछली दफा इसलिए रिटर्न लिख के दे के आए हमजा साहब अपनी स्टेटमेंट जो है, और वो पहले तमाम रीजन भी डिक्लेयर्ड है एफआईआर के अंदर भी, उनके नैब के पास भी सारी मौजूद है, उनके पास इलेक्शन कमीशन में भी बहुत साल जमा कराते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा सेल है ना, जो मीडिया ट्रायल है, इनको खौफ ना हो तो फिर ये सब ना हो ना, फिर ये जीने दो और जिए भी और जीने भी दो। अल्लाह की शान है जिनके फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है, जिनकी ज़कात खाना पेंडिंग है, जिनकी ऑफशोर कंपनियां पेंडिंग है, वो अब दूसरों को बताएंगे कि जो है वो पैसे कहां से आते हैं। बाय द वे फॉरेन फंडिंग अकाउंट के अंदर इमरान खान के एक टेलीफोन ऑपरेटर और एक चपरासी का नाम भी है। जरा बराए मेहरबानी केस से स्टे वापस लेना, उसको ना इन कैमरा ब्रीफिंग कराया करें, उसको भी पब्लिक होने देना मनामा केस की तरह, और जरा मनी ट्रेल पूरी दुनिया देखे कि हाजी सादत और अमीन साहब की मनी ट्रेल क्या है। कमल साहब आप बताइए, जरदारी साहब का इस वक्त पंजाब आना और आपके क्या वो इस तरफ इशारा तो नहीं करता कि कहीं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्टेबल्स और दीगर एलाइज जो आपके हैं अगली दफा वो उनकी तरफ आ जाएं, सदर्न पंजाब से लेके दीगर इलाकों के, और फिर कल को बाप की तरफ जो है वो आपको पता है कि बलूचिस्तान में तो खास जरदारी साहब जो है वो इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करते भी रहे हैं, खुद की सीटें नहीं होती लेकिन कहीं से वोट आ जाते हैं। तो क्या आप किस तरह देखती हैं जरदारी साहब के विजिट को? क्या ये आपके लिए थ्रेट तो नहीं है?
अच्छा, मैं जरा अज़मा को क्लियर कर लूं, क्योंकि ये नेशनल असेंबली की मेंबर नहीं है, तो इसलिए मुझे ना चैलेंज करे, मैं तो वहां बैठती हूँ। मैंने कट मोशंस पे बताया कि 80 में से इनके सिर्फ 14 मेंबर्स मौजूद थे, और फाइनल वोटिंग जिस दिन हुई उस दिन टोटल इनके सबके मिला के मेंबर्स 138 थे। सो प्लीज पहले समझ लिया करें कि कॉन्टेक्स्ट क्या बताया जा रहा है उसके बाद, क्योंकि कट मोशन 4 दिन चलते रहे हैं और बड़े जो इम्पोर्टेंट कट मोशंस थे उस दिन इनके टोटल 14 मेंबर नून लीग के बैठे थे, और एक टाइम आया था जिस दिन सिर्फ रुमीना खुर्शीद आलम बैठी थी, बाकी सब उठ के जा चुके थे, और उस टाइम पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने स्पीच भी की थी। अच्छा, हाँ, जो आपने कहा था सुन लीजिएगा। जी, मैंने यही कहा है, और पूरी जिम्मेदारी से कहा है, क्योंकि मैं मेंबर नेशनल असेंबली हूँ, मैं वहां बैठती हूँ और वही बात कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन लेके नहीं आई हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ डायरेक्ट। दूसरी बात, जहां तक आपने जरदारी साहब की विजिट का कहा, अच्छी बात है, थोड़ी आबो हवा तब्दील हो गई, कराची से निकल आए, सिंध से निकल आए, पंजाब में भी आके रियलिटी चेक कर लिया। सिचुएशन तो बहुत अरसे से तब्दील हुई थी, मेरे ख्याल में वो उसको चेक करने आए थे कि टेम्परेचर कहाँ पे है। जब 2013 के इलेक्शंस के बाद बाय इलेक्शंस होते रहे तो उस टाइम पे इनकी जमानतें जब्त होती थी, ये 5वें 6वें नंबर पे थे। जब 2018 के इलेक्शंस हुए तब भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स 5वें 6वें नंबर पे आते रहे, लेकिन 2013 से कुछ सीटें इनकी ज्यादा आई। इस वक्त पंजाब असेंबली में इनकी 6 सीट्स हैं, जिसमें एक रिजर्व सीट भी शामिल है, जिसके साथ बिलावल साहब बड़ी कोशिश करते रहे, और ये बिलावल साहब ये बड़े नारे बुलंद करते रहे कि हम वहां से नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। तो अब आपको खुद ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि 6 सीटों के साथ या एक रिजर्व सीट के साथ आप नो कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएंगे। भले आप शहबाज शरीफ साहब के पलड़े में वजन डाल लें या जिसके मर्जी में डाल लें, जब एक 6 सीटों का वजन जो है वो ना इधर है ना उधर। मुझे एक मिनट दीजिएगा, हमारे कैंडिडेट्स को अगर ये बहलाना फुसलाना चाहते हैं तो पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतने बेवकूफ नहीं है कि एक ऐसी पार्टी के बीच में जाके बैठ जाएं जिसकी 5वें नंबर पे भी पोजीशन ना आती हो और जिनकी जमानतें जब्त होती हो। इलेक्टेबल्स जो हैं वो अपना डिसीजन उस वक्त करते हैं जब आखिरी हवा चल रही होती है और वो देख रहे होते हैं कि किस तरफ जो है वो पलड़ा भारी है। और कमर जमान कायरा साहब इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है उसको बुरा मना रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको सबसे ज्यादा अगर हवा दी है तो नून लीग ने दी है। आप देख लें, जब ये 2013 में भी 54 के करीब इन्होंने इलेक्टेबल्स ही उठाए थे तो तब भी और सबको आम माफी दे दी थी कि ठीक है कोई बात नहीं आप आ जाओ। काफ लीग भी तोड़ी थी, बाकी लीग्स को भी तोड़ा था, और फिर आके इन्होंने कहा कि जी हम हुकूमत बना रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बगावत हुई है, सबसे बड़ा जो धोखाधड़ी हुई है वो पीएमएल क्यों ने की थी नवाज शरीफ साहब के साथ। तो वो तो उसके बाद आपकी बात मानता हूँ, नवाज शरीफ को माफ नहीं करना चाहिए, जी नहीं माफ करना चाहिए था। एक चीज हैदर साहब, मैं तो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं करती, और अनफॉर्चुनेट है कि वो फिर अपना भाव लगाते रहते हैं और एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। अगर पॉलिटिक्स नजरियाती करनी है तो उसके लिए फिर इनको मेहनत करने की जरूरत है। आपने ठीक सवाल किया था कि बेनजीर साहिबा का जो एक कैरिज्मा या उनके वालिद साहब भुट्टो साहब का जो एक कैरिज्मा था उसको अनफॉर्चुनेटली जरदारी साहब ने बड़ी मेहनत करके बर्बाद किया। पीपल्स पार्टी को उन्होंने रीजनल जमात बनाया है जो पूरे मुल्क में कहीं होती थी। लेकिन बलूचिस्तान में आपने जो सवाल किया, मुझे एक आधा कमेंट करने दें। बलूचिस्तान में पैसे का इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि जब हम इन्हें कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट वे ऑफ या मोड ऑफ जो इलेक्शन है उस पे आ जाए तो दोनों जमातें भाग जाती हैं। लिखा हुआ दे के भी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एग्री करके भी ये इस तरफ नहीं आते, क्योंकि पैसा चलाना होता है, और वो आपने सेनेट के इलेक्शन में भी देख लिया। ठीक है, अच्छा अज़मा साहिबा ये बस बता दें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं जब बजट के पास होने के को भी जो है अपोज करने नहीं आएंगे पार्लियामान में, तो वो किस तरह की फिर पार्लियामानी सियासत भी यहाँ हो रही है। और इसमें मफाहमत भी के लिए भी आके आपको कुछ दिखाना होता है ना कि मैं कुछ ले सकता हूँ तुमसे, मुझे कुछ दो। तो यहाँ तो आप दिखा रहे हैं कि आप लेने के लायक, लेने के जोगे भी नहीं। पता नहीं आप लेना देना किससे कह रहे हैं, और अगर ये लेना देना दुरुस्त है तो मतलब कुछ तो आप दिखाएंगे ना, आप कोई दम है। सियासी मामलात के साथ साथ कुछ जाती मामलात भी होते हैं, और शहबाज साहब के हमजुल्फ और उनके जो कजन हैं उनका इंतकाल हुआ, ये मेरा ख्याल आपको पता होगा, ये सारे पूरी दुनिया को पता चल गया था, टीवी पे भी आ गया था, और वो भेड़ा से वापस पहुंच गए थे डेथ के लिए। और इस वक्त
मियाँ साहब की फैमिली में अब सिर्फ शहबाज साहब ही एक बड़े मौजूद हैं जिनको उस पूरी फैमिली की रिप्रेजेंटेशन करनी थी। अब आ जाते हैं, मोहतरमा ने फिर गलत फैक्ट्स बयान किए हैं। इनको ये नहीं मालूम कि 2013 में जो लोग आए थे वो थे जो पहले पीएमएलएन का हिस्सा थे। जिन इलेक्टेबल्स को ये आज बुरा कह रही है, उन इलेक्टेबल्स को बाहर फेंक देती ना, जब उनको सेनेट के वोट नहीं लेकिन आपको भी खुली बात थी ना वापस लेना ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सियासी गद्दारी की, उनको वापस क्यों लिया आपने? आपने हाइब्रिड ये जो सिस्टम है उसको तकवीयत दी है करके। बात ये है कि उन लोगों की बात तो आप करते हैं जिन्होंने क्यू लीग बनवाई थी, उनकी भी बात होनी चाहिए ना, और यही हमारा केस है। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इनको मौका मिला कि ये आरटीएफ बिठा के हुकूमत बना सके, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमें तो चले आप मुर्देदार ठहराए ये बात करेंगी इलेक्टेबल्स की, जिनके खिलाफ इमरान खान सारी जिंदगी लड़ते रहे। इसमें कोई शक नहीं। 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से इलेक्टेबल का फायदा पीटीआई ने उठाया वो भी एक हिस्टोरिक बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने भी, ठीक है सेम बात नहीं है, लेकिन आपने भी अपना हिस्सा डाला जो नहीं डालना चाहिए था। वो इलेक्टेबल जिनको पहले गालियां देते रहे उनको साथ शामिल किया जहाज के अंदर जहांगीर तरीन के ला के, उसके बाद जब उन्होंने डिच किया, उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में डिफीट कराया गवर्नमेंट को, उसके बाद उन्हीं को गालियां देने के बाद उन्हीं के साथ कमल गई थी ना इलेक्शन कमीशन। इलेक्टेबल्स ना होते तो ये होते ही ना पंजाब की गवर्नमेंट होती ना इनकी गवर्नमेंट होती। सेनेट और अभी जो है इनको पता चल जाएगा इलेक्टेबल्स जो है वो बाकी दुरुस्त कहती है कि हवा देखते हैं जो जूते पड़ते हैं ना जाकर अपने अपने हलकों के अंदर। और मुझे छोड़िए, सईद अकबर नवाजी साहब जो पंजाब के इनके पार्लियामेंट लीडर थे जहांगीर तरीन ग्रुप के, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पंजाब असेंबली में कहा, उन्होंने कहा लोग मुझे गालियां देते हैं, मुझे नहीं पड़ती, जिसको पढ़नी चाहिए मैं उसकी तरफ मोड़ देता हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये क्या भाव बिकेगी और क्या होगा। बल्कि वो इलेक्टेबल्स इस पे लाने भेजते रहे, आज वो इलेक्टेबल्स के ऊपर गवर्नमेंट बना के बैठे हैं। मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, आपने बहुत टाइम दे दिया, इनकी ये बात ही खत्म नहीं करती। मैंने आपको भी टाइम मिला था, ऐसी बात नहीं, चले आप जवाब दें। देखें, आपको एक बड़ा तारीखी जुमला या सेनेट के इलेक्शन में, ज्यादा दूर की बात नहीं, बहुत नजरियाती बन रही है उज़मा, मैं इनकी इज्जत करती हूँ, अच्छी बात है, करना चाहिए। आपने एक तकरीर सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में कुछ और नहीं, नून लीग की टिकट चली थी, तो उस वक्त इन्होंने कौन सी खिचड़ी खिलाई थी, बुला के लोगों से वोट खरीदा था ना। आप नजरियाती सियासत की बात ना करें। अभी पीडीएम की जो जूतों में दाल बटी है वो किस बात पे बटी है? और फिर उसने बाद में कहा कि जी पीपल्स पार्टी के लिए जिनको खरीद के हमने वोट डलवाए हैं, अब नून लीग उसको बाद में इलेक्शंस में हम नहीं देंगे, हम सॉरी हमारी कच्ची हो गई है, हम कुट्टी हो गए आपस में। तो आप इस किस्म की बातें ना करें जब आप जाती उम्रा में बुला के इलेक्टेबल्स को आगे दाना फेंक रहे हैं। एक सेकंड सबर करें ना, सबर पीपल्स पार्टी को ना दिया करें। 2013 यूसुफ रजा गिलानी और बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज के पास गए, उन्होंने कहा यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिलाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि आप पीएमएल नून का वोट प्रॉमिस कर दें उन लोगों को। वहां पे मरियम नवाज ने कोई हामी नहीं भरी, लेकिन इस आस में कि उन्हें नून लीग का टिकट मिलेगा वो रागिब हुए कि उन्होंने इस तरफ अगर वोट दे दिया तो वो किसी को खरीदना नहीं होता। मैं यही कह रही हूँ कि उस वक्त तो पीडीएम में बड़ी आपस में शीरो शक्कर थे ना। गिलानी साहब दोनों के मुश्तरका कैंडिडेट के तौर पे आए थे और मरियम ने अनाउंस किया कि जी इलेक्शन में पीएमएलएन का टिकट चला है, तो टिकट आप उन लोगों को वापस क्यों बुला रहे हैं जो आपको छोड़ के आए थे? और जो अभी मोहित बात कर रहे थे कि चले काफ लीग को जब बनाया गया था तो नून लीग तोड़ी गई थी, आपने उन लोगों को क्या पनिशमेंट दी? आपने कोई नए लोग उतारे फिर फील्ड में? आप लाए कोई नए लोग? आपने तो उन्हीं लोगों को वापस बुलाया। उस टाइम पे आपको, मेरे ख्याल में आप दूसरों पे इल्जाम करते हैं, आपके लिए कौन खड़ा था जिन्होंने इनको वापस बुलाया था? फिर उस वक्त अज़मा पीपल्स पार्टी में तशरीफ फरमा थी, तो वही काफ लीग जिसको कातिल लीग और पता नहीं क्या क्या कहते थे, उनको आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो अमाल तो उससे बहुत हटके हैं, अमाल उससे फर्क है। इसलिए ये बातें ना करें, ये इस रीजन की एक हकीकत है और ये टाइम के साथ खत्म होगी, जिसकी दाग बैल आपने डाली है और बरमला डाली है और सियासत में पैसे को लाएं। और जब हम कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, हैदर मेरी बात सुन लें, हम जब कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें,
ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें, ये दौड़ जाते हैं। फिर इनके शाहिद खान अब्बासी साहब बैठ के कहते हैं कि 1948 से सारे ही इलेक्शन बिक रहे हैं और हम तो एक्सपर्ट हैं इलेक्शन खरीदने के और चोरी करने के, हम तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं इलेक्शन चोरी करने के। वो अपने मुंह से इकरार कर रहे थे मालिक साहब के प्रोग्राम में। तो उसके बाद कौन सी मॉरल अथॉरिटी रह जाती है कि ये यहाँ बैठ के कोई भी दावे करेंगे, इल्जाम तराशी करें? अपना हाउस ऑर्डर में लाएं। अगर आपने वाकई ये जो एक मौरूसियत से निकल के जमहूरियत की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो फिर आप आ जाए ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑफर किया कि आपके पास कोई बेहतर तरीकेकार है तो वो सामने ला के रख दे, उस पर भी नहीं आते। देखिए कंवल साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की पहली कड़ी है कि एस्टैब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस खत्म होना चाहिए सियासत पे और इलेक्टेबल्स पे। वो जब तक नहीं खत्म होगा तो रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। वहां पे आपका रोल किया तो जुबैर साहब को किसने कहा है कि जाके मरियम साहिबा के कहने पे, जुबैर साहब को किसने कहा है कि मरियम साहिबा के कहने पे जाके वहां पे मिन्नत समाजत किया करें, तरले किया करें? ये बात ना करें, यहाँ पे बहुत बातें आपके आवाज से भी हो सकती हैं। क्यों इस तरह करें? नहीं तो फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे आ जाएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट को ये तो खुद जब पर से ये बात तो ठीक नहीं है कि ये लाजमी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री, आप नून लीग की हिस्ट्री पे ना जाए ना, फिर बात बढ़ जाएगी। सबको पता है। अभी मीटिंग में भी उन्होंने तो आपको ऑफर नहीं की है कि हम आपके सर पे हाथ रखते हैं। मेरे सामने सारी बातचीत हो रही थी, उनको जा जाके किस किस्म की बातें की जा रही थी। लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि जो आप कर सकते हैं अपने हिस्से का करें, लेजिस्लेशन करें और रिफॉर्म्स पे आए। और अगर आपके चोर की दाढ़ी में चिंता नहीं है, आप अगर एक्सपर्ट नहीं है इलेक्शन खरीदने के, तो फिर आप आके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या जो भी अच्छा मैकेनिज्म है उस पे आ जाए। अज़मा साहब आप क्या कहेंगे? ये रियल इशू है। पहले तो आजाद इसी तरह ही होंगे जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेंगे। ठीक है जी अज़मा। अब मुझे पहले तो ये है कि इलेक्टेबल्स जो है ना, ये है ना तब्दीली की पार्टी, ये है नया पाकिस्तान। इनको जो है वो जब डिच कर दिया था इलेक्टेबल्स ने, फिर उनको निकाल के बाहर फेंक देते ना। उनसे इत्तेमाद का वोट क्यों लिया था? वो उसके ऊपर आज भी आप हुकूमत बना के बैठी है। मुझे कह रही है नजरियात की बात ना करें, मैं तो करूंगी। आपको अच्छी लगे इनको प्लीज अब चुप कराइए। मैंने इनको लेती हूँ ना, इनको चुप कराइए। अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात है, आरटीएस क्या था? आरटीएस जो है वो किसी के जहेज में आई हुई चीज नहीं थी। वो भी एक जो है वो आरटीएस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं था। अज़मा पढ़ के आया करें, थोड़ा सा तैयारी कर लिया करें। तेरे जितना नहीं पढ़ना, मुझे तुम्हारे जितना नहीं पढ़ना। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तुम सब रस्तू आसमान से उतरी हुई मखलूक को। हम भाई आम लोग हैं, हमें आम ही रहने दो। आरटीएस जो है उसको बिठा दिया गया। आज तक किसी को जवाब मिला वो आरटीएस क्यों बैठा, कैसे बैठा? और वो आरटीएस भी इंतखाबी इस्लाहात मिल गया ना आपको, सीटें मिल गई पंजाब से। उसके बाद जो है उसके मेंबर थे उस इस्लाहात कमेटी के, और उसमें आरटीएस बनाया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुझे छोड़िए, कंवर दिलशाद साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जो सेक्रेटरी असेंबली रह चुके हैं, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम 2 दफा पहले भी प्रेजेंटेशन कर चुके हैं और इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। बड़े बड़े मुल्क जो है वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं और इसके अंदर सिर्फ वो कह रहे हैं सिंपल बात है, एक चिप चेंज कर दें, पूरे का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ये जो आरटीएस की किस्त नंबर 2 है ना, जिसके ऊपर इनको बहुत वो है, हमने अगले 5 साल भी आना है, तो वो तो नहीं होगा, वो तो हम होने नहीं देंगे। फिर वो ये ठीक है, फिर अगर मुल्क के अंदर इनकी हुकूमतें लाने के लिए अगर इनको हमारी लाशें गिरा के ऊपर से गुजरना है तो फिर गुजर जाए। लेकिन अब ये तख्त ऐसे नहीं सजेगा, ऐसे नहीं हो सकता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्शन मैनेज करना और इलेक्शन रिग करना, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। और इलेक्शन हमारे मुल्क में मैनेज भी होता है और रिग भी होता है। आप आरएस को मिला के इलेक्शन लड़ने के आदी हैं। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, लाशों का हम सियासत नहीं करते जो आप करते हैं। ग्रोथ ना हो, तुम्हारी तमाम सुन लेते हैं ना, तो थोड़ा सा हौसला पैदा करो अपने अंदर। दूसरों को तुम्हें लेक्चर देने का बहुत शौक है, थोड़ा सा लेक्चर अपने ऊपर भी जो है वो कर लिया करो। तुम्हारी बातें सुन लेते हैं, तुम्हारी बहुत पढ़ी लिखी बातें, आसमान से उतरे हुए सहीफों की बातें हम सुन लेते हैं। दूसरों की बातें सुनने का हौसला पैदा करो। अगर इनको इंतखाबी इस्लाह, ये रवैया है इनका, जिसके ऊपर इनके साथ कोई बैठना नहीं चाहता। इंतखाबी इस्लाहात का बिल क्यों बुलडोज किया था? क्यों जो है वो उस बिल के अंदर जो है वो अचानक से कौमी असेंबली के अंदर लाकर उसको बुलडोज करके ये बात तो सही है कि आपने ऑर्डिनरी इस तरह बुलडोज डिबेट
आज इनको इत्तेफाक राय याद आ रहा है, क्योंकि हम नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं होने देंगे। देखिए जी, इनका प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने बरमला के बता दिया है, जो इलेक्शन चोरी कर करके आने के आदी आधा मिनट रह गया मैडम, प्लीज जरा जल्दी से समाप्त करते हैं प्लीज। फेक लिस्टें बनाई हो, उनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं। ये बिल 20 अक्टूबर 2020 को पेश किया गया था। इनकी नीयत खराब है। 2006 में अगर कांटेक्ट करके आपस में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे से मुकर गए, हर चीज से मुकर गए, आरओस का इलेक्शन करने के आदी हैं और सारी टीम मिला के जाली वोटिंग करवाने के आदी हैं, लोगों को मारने के आदी हैं। उसके बाद ये कुछ होगा। आपको बता रही हूँ कि इस मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम करके छोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी लेकर आएंगे, ट्रांसपेरेंसी भी इंश्योर करेंगे। आपने जितना चीखना है, जितना शोर मचाना है। यहाँ पे हमें बात खत्म करनी पड़ेगी। कंवल साहिबा आपका शुक्रिया, आजमा बुखारी आपका शुक्रिया, कायरा साहब मौजूद थे उनका शुक्रिया, और नाज़रीन आपका शुक्रिया शो देखने का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जुम्मे की शाम 7:05 पर फिर मिलेंगे।